नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी की जो एमसीक्यू सीरीज है वो हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको पॉलिटी की जो टॉप क्वेश्चंस हैं जो सीजीपीएससी प्री और व्यापम की अदर परीक्षाओं में आती हैं उनसे संबंधित हम एमसीक्यू कराने वाले हैं। जो 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो लेवल के रहेंगे, मैं उसको आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहला है, एक व्यक्तित्व का नाम दिया है, यहाँ पे है राजेंद्र प्रसाद, टीटी कृष्णमाचारी, एचसी मुखर्जी और बीआर अंबेडकर। ये सभी वो व्यक्तित्व है जो संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए जो समिति बनी थी उसके अंतर्गत ये लोग कार्य कर रहे थे, है ना। उसको आपको सम्मिलित करना है, भारत के संविधान को बनाने में भूमिका। ठीक है, तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष रहे थे? यहां पर देखिए, सदस्य प्रारूपण समिति, अध्यक्ष संविधान सभा, अध्यक्ष प्रारूपण समिति, उपाध्यक्ष संविधान सभा। ठीक है, तो इसमें से क्या रहेगा? सदस्य प्रारूपण समिति बिल्कुल नहीं, इसमें प्रारूप समिति में इसका नाम ही नहीं है। अध्यक्ष संविधान सभा बिल्कुल ये यहां पे रहेगा आपके राजेंद्र प्रसाद जी, तो इसका हो गया, एक का क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद है टीटी कृष्णमाचारी। अब टीटी कृष्णमाचारी के बारे में आपने उतना नहीं सुना होगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, जिसको पता नहीं है वो क्या करिएगा, उसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, इसको एलिमिनेट करके हम आगे बढ़ते हैं। एचसी मुखर्जी, एचसी मुखर्जी, इसके बारे में भी आपने नहीं पढ़ा होगा उतना, तो इसको भी थोड़ा सा एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए, पेपर में ऐसे ही करना है, आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब तीसरा है आपका चौथा है आपका बीआर अंबेडकर। बीआर अंबेडकर क्या थे? तो आपको पता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो सदस्य प्रारूपण समिति, अध्यक्ष प्रारूपण समिति, तो ये क्या रहेगा, इसका अध्यक्ष रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एक मिनट, अध्यक्ष प्रारूपण समिति, तो बीआर अंबेडकर इसके अध्यक्ष, ये तीसरा हो गया। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अध्यक्ष संविधान सभा के थे, तो ये यहाँ पे दूसरा हो गया। तो अपन अगर इसमें देखा जाए तो कहां कहां पे है, 1 का 2, 1 का 2 यहाँ पे है, 1 का 2 यहाँ पे है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। उसके बाद क्या है, बीआर अंबेडकर वाला, डी का क्या है आपका, तीसरा। देखिए, इसमें भी तीसरा है, इसमें भी तीसरा है ना, तो आंसर तो यही में आएगा। उसके बाद बोला गया है टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी किसमें थे? तो ये दो आ गया आपका अध्यक्ष संविधान सभा और एक है आपका अध्यक्ष प्रारूपण समिति, दोनों में आंसर आ गया। अब ये इसका हो सकता है या फिर इसका हो सकता है, तो क्या होगा देखिए, टीटी कृष्णमाचारी किसमें रहेंगे बताइए। आप लोग थोड़ा सा प्रेशर करिए दिमाग में, है ना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए व्यापम या फिर पीएससी इतना आसान वाला क्वेश्चन आपको नहीं देगा। ठीक है, तो देखिए, टीटी कृष्णमाचारी है वो रहेगा आपका, ये किसमें थे, सदस्य थे किसमें, प्रारूपण समिति में थे। प्रारूप समिति जो 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी उसके सदस्य थे। और एचसी मुखर्जी क्या थे, तो ये उपाध्यक्ष थे आपके संविधान सभा के, शुरू में जो हुआ था उसमें। ठीक है, एचसी मुखर्जी। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला आंसर। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, तो आपको सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहिए, है ना। अगर पता भी नहीं रहता तो आप क्या मारते, तुक्का, ये तो डिलीट हो जाता, सी और डी, तो आपका तुक्का होता ए या फिर बी। ठीक है, पीएससी ऐसा ही क्वेश्चन बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? अब देखिए, जो इसका जो कारण है, इसकी पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। जब 1929 में जो मंत्रिमंडल था, कांग्रेस के जितने भी मंत्रिमंडल थे, उसने क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था, इस दिन को मुक्ति दिवस मनाया था। क्योंकि जब 1937 का जो प्रथम चुनाव हुआ था भारत में, प्रांतों में जो प्रथम चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, है ना। 11 प्रांतों में से कांग्रेस को 6 प्रांतों में स्पष्ट रूप से बहुमत मिला था। तो वहां पे मुस्लिम लीग की जो स्थिति है वो कमजोर हो गई थी। इसी कमजोर के कारण से ही उनको लगा कि जो कांग्रेस है उनके सदस्यों ने त्याग पत्र दिया, तो इसलिए उसको मुक्ति दिवस मनाया गया, है ना। तो कांग्रेस को हमको मुक्ति मिल गई। और दूसरा इसका कारण क्या था कि जब 1 सितंबर 1939, है ना, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का जब आरंभ हुआ इंडिया में, है ना, तो उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिशों ने भारतीयों से पूछे बिना क्या कर दिया, उसको द्वितीय विश्व युद्ध में उसको शामिल कर लिया। इसी कारण से उसका विरोध करने के लिए जितने भी 7 प्रांतों में, 6 में स्पष्ट बहुमत था और 1 में उसने क्या बोलते हैं उसका, गठबंधन की सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, तो सातों
ये से प्रांत से उन्होंने क्या कर दिया गया था कि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, समझ में आया। तो कौन सा कारण नहीं था, देखिए राज्यपालों ने संवैधानिक प्रधान के उद्यम के रूप में कार्य करने से इंकार कर दिया। क्या बोला, राज्यपालों ने संवैधानिक प्रधान के रूप में, ये रूप है, रूप में कार्य करने से इंकार कर दिया था। क्या पूछा है, कौन सा कारण था। ठीक है, तो ये राज्यपाल वाला तो कारण है ही नहीं, सरासर गलत है। केंद्र ने प्रांतों को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस समय 1919 के एक्ट में खुद ही इनको आरक्षित और आपका रिजर्व एंड एक है आपका ट्रांसफरेबल विषय दे दिया गया था, तो यहाँ पर तो उसको दिया ही गया था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रशासन का संघीय में एकात्मक में परिवर्तित कर दिया था, तो ये भी नहीं है बिल्कुल। अब बचा क्या, डी, प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना, है ना, के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में पक्षकार में घोषित कर दिया गया था। आ रही है बात समझ में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सभी आपको कारणों को आपको जानना है। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको आंसर में क्या लग रहा होगा कि सी आंसर होगा, है ना, ये बहुत लंबा दिख रहा है इसलिए, लेकिन आंसर क्या है, डी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारत के संविधान के गठन के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा सही नहीं है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। बताइए, 1946 में जब द्वितीय चुनाव हुआ, पहला चुनाव हुआ था 1937 में, सेकेंड जो चुनाव हुआ 1946 में हुआ, है ना, तो इसके तहत हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे क्या था, 3 प्रकार की सीट रिजर्व की गई थी। एक था आपका सामान्य, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है सिख। ठीक है, वहां पर ये जो सीट का बंटवारा किया गया था वो 1 मिलियन टू 1 मेंबर, इस प्रकार से इसका ये थ्योरी था। 1 मिलियन टू 1 मेंबर एक थ्योरी था, तो ये तो सरासर गलत है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को, एक मिनट, क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। एक मिनट, हाँ, ठीक। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। अब देखिए इसका 2 कारण है, 2 चीजें हैं। देखिए यहाँ पे 1946 में जब चुनाव हुआ उस समय क्या था कि अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव में चुनकर आए थे उनसे ये लिया गया था 1946 में, है ना, तो ये था आपका देशी रियासतों से लिया गया था, एक देशी रियासतों से लिया गया था, और जो मैंने आपको बताया दूसरा क्या था आपका 1 मिलियन, मतलब 10 लाख की जनसंख्या में एक मेंबर का जो कॉन्सेप्ट था ये दोनों लिया गया था, तो ये वाला बिल्कुल सही है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, है ना, ये तो किया गया था भाई, अभी बताया देशी रियासतों से संबंधित जिसको संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। बताइए, ये भी होता था, कई बार क्या है लिखित आवेदन के रूप में कई लोगों को वहां पे मनोनीत किया गया था, तो ये भी तो गलत हो गया। अब क्या हो गया, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। देखिए ये वाला कथन और ये वाला कथन, तीसरा, दोनों अपोजिट है ना, तो ये गलत है, तो ये तो सही ही हो जाएगा। मैंने अभी बताया ना कि उसकी जनता से सुझाव मांगे गए थे, लिखित रूप में कई जनता से सुझाव मांगे थे और उन्हीं के आधार पर क्या किया गया था कि संविधान सभा में नियुक्ति की गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही है और चौथा सही था, आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन सा से निश्चित की गई है, मतलब भारत के संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन सा सी निश्चित की गई है। तो देखिए निश्चित मतलब उत्पन्न किया गया है, ये बोलना चाह रहा है। देखिए भारत के संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन सा से निश्चित की गई है, ये वर्ड है ना, निश्चित मतलब हटाना भी होता है और दूसरा चीज है उसका लिया जाना। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, प्रीवी काउंसिल अधिकारिता समाप्ति अधिनियम 1949, तो ये वाला तो हम पढ़ते ही नहीं, ये गलत ही हो गया। निवारक निरोध अधिनियम 1950, तो ये संविधान द्वारा बोल रहा है, तो ये तो बाहर में हो गया। हमारे खुद का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ, तो ये तो गलत ही हो गया, दोनों गलत हो गया। तो कौन कौन सा आ गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1935 में ही पहली बार संघ की बात की गई थी,
ठीक है। और 1947 में क्या बोला गया था, डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान जैसे अधिराज्यों की बात की गई थी। ये दोनों वहीं से लिया गया है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। चलिए, उसके बाद है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों की पहचान करें। सत्य कथन की पहचान करनी है आपको। संविधान सभा के संविधान बनाने का काम 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूरा हुआ। देखिए, संविधान सभा बनाने का कार्य है वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये एक पॉइंट है ना। इसको क्या बोल दिया जाता है, कभी कभी इसको बोल दिया जाता है 3 वर्ष, साधारणतः 3 वर्ष, क्योंकि कितना, सिर्फ 22 दिन ही कुछ कमी है। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे, ये भी सही है, 11 सत्र हुआ था, ठीक है। कुल कितने दिनों का सत्र हुआ था, 11 सत्रों में 112 दिन का, 112 दिन का ये हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुना गया था, ये भी सही है। मैंने बताया ना, 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य की नियुक्ति की गई थी, ये भी सही है। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, है ना। देखिए, निर्वाचन में कितना, 208 सीटें किसको मिला था, कांग्रेस को मिला था। और 73 किसको मिला था, मुस्लिम लीग को मिला था। और 15 किसको मिला था, अन्य को मिला था, ठीक है। ये कुछ पॉइंटें हैं, इसको आपको याद रखना है। तो सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। विधि के शासन, रूल ऑफ लॉस, है ना। किसको माना जाएगा, देखिए किसको माना जाएगा, शक्तियों का परिसीमन, है ना। शक्तियों को, पावर को एक सीमित की गई है ना, कि कोई व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूल्स वहां पे लागू नहीं की जाएगी, या फिर किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जिस टाइम पे उस पे क्या है आपका रूल लागू है, उसी टाइम पे उसी के आधार पर ही दिया जाएगा। ये बात कहती है शक्तियों का परिसीमन, ठीक है। ये सही बात हो गई। विधि के समक्ष समता, ये भी बात किया गया है। विधि के समक्ष समता आर्टिकल नंबर किस में है आपका, आर्टिकल नंबर 14 में है, ठीक है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये रूल्स के बारे में नहीं है, तो ये तो सरासर गलत ही हो जाएगा। उसके बाद है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, तो ये भी इसमें लॉस है ना। स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को एक स्वतंत्रता है, उसके अधीन बहुत सारे काम है, जैसे कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसके बारे में बताया गया है 1955 में। ये नागरिक अधिकार के बारे में बताया गया है, मानव अधिकार अधिनियम बना है, कि ये सभी इसको डिफाइन करते हैं। शक्तियों का परिसीमन बताया गया है रूल ऑफ लॉस में, कि किस हद तक किसी व्यक्ति के ऊपर कानून को थोपा जा सकता है और किसी कानून को नहीं थोपा जा सकता, ये हो गया। विधि का समक्ष समता आर्टिकल 14 में बताया गया है। विधि का समान संरक्षण भी बोलते हैं, कई बार इसी के अंदर में और क्लास आती है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। तो ये सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं होता, सरकार का जनता के लिए उत्तरदायित्व होता है, ये उल्टा लिखा है ना। तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो 3 जहां पे है उसको डिलीट कर दो, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, बचा क्या, 2 और 4, जबकि हमको पता है कि 1 और 2 और 4 सही है। आपको इलिमिनेट करना आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि सभी चीजें दी हुई है तो आपको पता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता और मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। क्या बोला गया है और लास्ट में क्या बोला है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बोला गया है, ठीक है। तो आपको याद करना है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। ये तो बिल्कुल सही है, ये वाला। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब जो आपका कंफ्यूजन है वो है आपका भारत का संविधान अपने मूल ढांचे केशवानंद भारतीयवाद 1973 में आया है, ये इसके बात की जा रही है। को संघवाद,
नाम है आपका संघवाद, पंथ निरपेक्षता और मूल अधिकारों को ये आपके लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। अब इसको आपको समझना है, मूल ढांचा, क्या मौलिक अधिकार एक मूल ढांचा है? केशवानंद भारतीवाद में ही कहा गया था कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहां पर जो ये चीजें है मूल अधिकार, यही इसको गलत बना रहा है। आया समझ में? पीएससी ऐसा ही क्वेश्चनों का सिलेक्टेड करता है, इसलिए इसका गलत हो जाएगा। मूल अधिकार मौलिक ढांचे में नहीं आता, उसका कुछ हद तक निर्बंधन किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? अब देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तो सबसे पहले इसमें क्या है, अध्यादेश की बात हुई थी। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, अध्यादेश की बात हुई सबसे पहले। भारतीय परिषद अधिनियम 1862, तो ये तो हुआ है ही नहीं, ये तो गलत ही है, इस टाइम पे आया ही नहीं है, क्योंकि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में आया है और दूसरा है आपका 1892 में आया है, 1909 में आया है, 1919 में आएगा। ठीक है, तो ये तो गलत ही हो गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो यहाँ पर बजट पर बहस करने की जो अनुमति दी गई, ये वर्ड है ना, बजट पर बहस करने की अनुमति जो दी गई है वो है आपके 1892 में है। ठीक है, 1892 में बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई है। लेकिन अगर वोटिंग का अधिकार दिया गया, ऐसे करके आपको पूछा जाएगा, तो वो वोटिंग का अधिकार आपका 1900, वोटिंग का अधिकार ये आपके 1909 में होगा। ठीक है, जबकि इसमें केवल बहस करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी। चलिए आगे बढ़ते। केंद्रीय प्रशासन की नींव निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? रेगुलेटिंग अधिनियम 1903, क्या बोला है, केंद्रीय प्रशासन की नींव निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव? ठीक है, तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यहां पे आया। देखिए सबसे पहले देखते हैं पीट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद है चार्टर अधिनियम 1833, उसके बाद है चार्टर अधिनियम 1853। तो किस में आया? देखिए सबसे पहले बात करूं, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, ये किस लिए लाया गया था? आपको पता होना चाहिए कि ये इसलिए लाया गया था क्योंकि उस समय जब प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ, तो उस टाइम से 1757 से लेकर 1772 के बीच में अंग्रेज अधिकारियों ने इतने भ्रष्टाचार किए और जनता से इतने पैसे लूटे, है ना, कई बार जनता को प्रताड़ित किया, तो उस बीच में टैक्स बहुत लगाया जाता था। उसी चीज को कम करने के लिए सबसे पहले ब्रिटेन की संसद ने रेगुलेट करने के लिए 1773 में एक्ट लाया गया था। लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार से केंद्रीय प्रशासन की नींव नहीं ली गई थी, केंद्रीय परिषद का निर्माण नहीं हुआ था, है ना, तो ये तो गलत ही हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बोला गया था 1784 में, जब आपके वारेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, त्याग पत्र देकर जाते हैं, तो उसमें सैनिक और असैनिक अधिकार जो नए वायसराय आते हैं उनको दी गई थी, तो ये उससे संबंधित यहां पर तो होगा ही नहीं। चार्टर अधिनियम 1833 में, इसमें क्या हुआ था कि जो कंपनी का जो व्यापार का है जो अधिकार था उसको पूर्णतः खत्म कर दिया गया था, और 1813 की चार्टर एक्ट में क्या किया था कि आंशिक रूप से खत्म किया गया था। चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार, चीन और चाय, तो ये दो चीजें हैं, उसको वहां पर बचा के रखा गया था और यहाँ पे आके इसको खत्म किया गया, है ना। चार्टर अधिनियम जो अंतिम चार्टर अधिनियम है 1853, है ना, इसी में सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। और जो केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई, इसमें क्या चीज का लाया गया, तो इसमें जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है, इसके बोर्ड में बहुत सारे सदस्यों की नियुक्ति की गई, है ना। इंडियन सदस्यों की कई बार एक दो जने को अपन को यहाँ पे नियुक्ति देखने को मिलती है। तो ये चीजें जो आई वो आया था आपके चार्टर अधिनियम 1853 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, केंद्रीय प्रशासन की निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? केंद्रीय प्रशासन की नींव, एक मिनट, लेट मी चेक।
इसमें शुरुआत का केंद्रीय प्रशासन बोला है, तो ये ना ऑप्शन मेरे ख्याल से ये दोनों, ठीक है, कंफर्म है। ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन दोनों का आंसर किस रूप में पूछा जाए तब इसका आंसर यहाँ पे ये होगा 1773। लेकिन इस ऑप्शन को यहाँ पे नहीं देना था, ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अंतरिम सरकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ना? जब चुनाव हुआ 1946 के बाद, जब चुनाव हुआ तो वहां पे सरकार में बैठी, बाद में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद 1946 में, उसके बाद भारत को स्वतंत्र करने की बात कही गई। तो इस बीच में जब उस इंडिया को गवर्न करने के लिए जो बीच में एक सरकार की स्थापना की गई, उसी को अंतरिम सरकार बोलते हैं ना, अंतरिम अस्थायी सरकार जो भी बोल सकते हैं, जिसके अध्यक्ष थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन उसके प्रधान थे, प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दोनों में अंतर है ना, अध्यक्ष बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन लिखना है, और अगर प्रधानमंत्री के रूप में बोले तो जवाहरलाल नेहरू लिखना है। तो देखिए कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन को ये करना है। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल। देखिए मैंने बताया यहाँ पे अध्यक्ष नहीं होगा ना, अध्यक्ष कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। देखिए अध्यक्ष यहाँ पे होगा लॉर्ड माउंटबेटन, इसका अध्यक्ष होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, बिल्कुल थे, है ना। चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, ये भी सही है। उसके बाद है सी राजगोपालचारी, रक्षा सदस्य, तो ये यहाँ पे गलत होगा, रक्षा सदस्य यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा बलदेव सिंह, जिसमें बल रहता है वही रक्षा करता है। तो इस प्रकार से चीजें रहेगी, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया, है ना। प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका कंफ्यूजन वाला आएगा, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है ना, पूरी की पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, बिल्कुल किया गया था। देखिए यहाँ पे प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, इसको थोड़ा सा होल्ड रखते हैं, आगे बढ़ते थोड़ा सा। प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, ये ठीक है, ये वाला तो ये कर रहा है लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो यहाँ समाजवाद को तो हम उसमें जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़े थे, ठीक है। क्या क्या जोड़े थे? SPA बोलते हैं ना, SPA समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक है आपका अखंडता, ये वर्ड हमने जोड़ा था, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। ये तो गलत हो गया। अब जो उचित जो कारण है धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर जो बात की गई थी, है ना, कई जगह हमको पंथ निरपेक्ष मिलता है, तो प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सही। क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये वर्ड है शुरू में, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। प्रस्तावना आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत बताइए। शुरू में जो द्वैध शासन प्रणाली हुआ था उसको नहीं बोल रहा है ना, ये एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि द्वैध शासन का जनक आप लोग खुद जानते हो, ठीक है। तो देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। कहां पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी? अगर बोला जाए शुरू में, अगर लिखा भी ना जाए प्रांतों में कि केंद्र में, अगर ऐसे ही लिखा हुआ आ गया तो आपको सबसे पहले क्या मानना है? ये वाला क्वेश्चन मानना है। इसमें जो बताया गया था आरक्षित विषय और हस्तांतरणीय विषय, तो इस प्रकार से यहाँ पर
द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और दूसरी बात, ये राज्यों में हुई थी ना, इसमें रहता था वो गवर्नर, इसके अकॉर्डिंग करता था काम, आरक्षित विषय से संबंधित कानून बनाता था। हस्तांतरणी में क्या होगा कि राज्यों को पावर दी गई थी। स्टेट में जो लोग थे, जो बोर्ड के मेंबर थे, वो लोग इससे संबंधित जो कोई कानून बनाते थे, तो ये इसका था। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, ओके, तो ये हो गया भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था। एक मिनट, ये 1919 समझ रहा था मैं, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, ये यहाँ पे होगा। 1909 में क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया था कि भारत में संप्रदायवाद का जन्म हुआ। इसी में बोला गया था भारत में संप्रदायवाद का जन्म हुआ था। ठीक है, भारत का में संप्रदायवाद का जन्म होगा। इसको ऐसे ये कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले धर्म के नाम पर, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों, जितने भी इलेक्शन फील्ड है ना, क्षेत्र है, उनको बांट दिया गया था 1909 में। और भारत सरकार अधिनियम में आरक्षित और हस्तांतरणीय विषय थे। इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, मैं उसको 1919 समझा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ, सबसे पहले संघ की बात की गई। संघ की बात की गई तो संघ में क्या क्या आता था, देखिए संघ में क्या क्या आता था। तो भारत एक राज्यों का संघ होगा, किससे मिलेगा, देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बनेगा, ऐसा करके बोला। लेकिन ये कभी भी एनफोर्स में नहीं आया, ये आपको याद रख लेना है। स्वतंत्रता अधिनियम में क्या बोला गया 1947 में, सबसे पहले इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई। डोमिनियन स्टेट की बात की गई। ठीक है, ये डोमिनियन स्टेट की बात की, कौन कौन सी, पाकिस्तान और इंडिया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका, ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना, भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1833 में निम्न उपबंधों में से कौन सा एक नहीं है। 1833, ठीक है, जब सबसे पहली बात क्या किया गया, इसमें कंपनी के अधिकारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, बिल्कुल सही है। ठीक है, परिषद में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, ये भी सही है। सपरिषद गवर्नर जनरल को विधि निर्माण की सभी शक्तियां प्रदान करना, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात क्या किया था, विधि सदस्य को भी जोड़ा गया था, आपको याद होगा। उसके बाद है गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, तो यहाँ पे नहीं हुआ था ये। ठीक है, ये होगा आपके 1833 के बाद में होगा, तो ये हो गया आपका गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है निम्न में से कौन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है, 1935 की विशेषता देखिए, 1919 में जो दिया गया था वो जो राज्यों को दिया गया था वहां पे द्वैध शासन था, और 1935 में आके उसी को खत्म कर दिया गया, और उस द्वैध शासन को कहां पे लागू किया गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो ये हो गया आपका सही हो गया, है ना, जिसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी रहता था और उसके अंडर में और जो बोर्ड के लोग थे वो काम करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अखिल भारतीय संघ की बात की गई, ये अभी मैंने बताया, अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी कि भारत एक राज्यों का संघ होगा जो किससे मिलकर बनेगा, देशी रियासतों से और आपके ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बनेगा। लेकिन ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। ये कथन पूछता है ना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, क्या वो अस्तित्व में आया था, हाँ या ना में। ठीक है, तो ये हो गया। प्रांतीय स्वायत्तता को दिया गया था, हाँ बिल्कुल प्रांतीय स्वायत्तता को दिया गया था, क्योंकि अब प्रांतों में जो सीएम वगैरह बैठते थे उस समय में प्रधानमंत्री बोलते थे सीएम को। ठीक है, प्रधानमंत्री बोलते थे, वहां पर प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। अब देखिए उसके बाद है प्रांतों में द्वैध शासन, तो ये गलत है। प्रांतों में द्वैध शासन जो लगाया गया था ये 1919 के एक्ट के तहत लगाया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया एक था आरक्षित विषय, एक था आपका संरक्षित हस्तांतरणीय विषय, ये दोनों है इसका। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना है, ये उच्चतम न्यायालय है, तो ये किसके द्वारा की गई थी आपको याद रख लेना है।
तो ये सुप्रीम कोर्ट जैसे एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसको आपको बताना है कि किस एक्ट के तहत हुआ था। 1773 का विनियामक अधिनियम, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। 1784 का ईस्ट इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम, तो इसका एक्ट जो होगा वो होगा 1773 का एक्ट होगा, जिसमें 1774, इसको याद रखिएगा, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। कहां पे? कलकत्ता में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या थी 3 थी। 3 में क्या होता था? एक चीफ होता था और 2 अन्य होते थे। और इस चीफ का नाम था भैया, क्या था आपका इस चीफ का नाम? एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप। यहां पे आपको फोकस करना है प्रथम प्रारूप पे। प्रथम, आपको पता होगा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, है ना, जिसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी थे। तो यहाँ पे जो प्रथम प्रारूप की बात की गई है, ये बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। तो इसके प्रथम प्रारूप का जो निर्माण किया था BN राव ने किया था। और ये BN राव क्या थे? तो ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, जो निशुल्क बिना पैसे लिए इसने क्या किया था? जितने हम कनाडा से संविधान से लिए हैं, यूएस से संविधान से लिए, ये सभी चीजें हम पढ़ते हैं ना, वो सभी चीजें, ये जो सोर्स ये किया है वो BN राव साहब ने किया था। और सबसे पहले जो प्रारूप समिति जो बनी थी, मतलब प्रारूप जो भारतीय संविधान का जो प्रारूप बनाया था वो BN राव ने ही अम्बेडकर से पहले बना दिया था। बाद में अम्बेडकर ने उसको प्रारूप समिति को एक पुनर्व्यवस्थित रूप से लागू किया, ठीक है। तो प्रथम प्रारूप BN राव। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय संविधान का प्रारूप का निर्माण किसने किया था, तो BR अम्बेडकर हो जाएगा। तो प्रथम में BN राव और उसमें BR अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? कैबिनेट मिशन 1946 पैथिक लॉरेंस के साथ आया था ना। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसके हेड थे कौन? पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। और इसको क्या क्यों बोला जाता है कैबिनेट मिशन? क्योंकि इसके जो तीनों सदस्य थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इसलिए इसको कैबिनेट बोला गया। चलिए, लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना, प्रस्ताव नहीं था बोला है ना, नहीं अपन को ये कहना है। लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति के सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना, बिल्कुल ये लोकतांत्रिक जनसंख्या के आधार पर, है ना, 1 मिलियन पीपल टू 1 मेंबर, है ना, 10 लाख में एक सदस्यों की बात की गई थी। तो ये सही हो गया। प्रांतों एवं राज्यों में एक भारतीय संघ के लिए उपबंध, प्रांतों एवं राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध, ये भी बात बोला गया था। भारतीय संघ बनेगी और भारत क्या होगा? अधिराज्य होगा, ये बोलता है। उसके बाद होगा संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था, ये भी है, क्योंकि भारत का संविधान कौन निर्माण करेगा? भारतीय ही करेंगे। ये कोड वर्ड किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है। और इसी चीजों को लागू करने के लिए सभी सदस्य क्या थे? आपने देखा होगा ना, संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? आपके 389 मेंबर थे। और 389 मेंबर में पूरा इंडियन थे। तो ये भी सही है। संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था, ये बिल्कुल नहीं था, है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से अलग रखा हुआ था। तो आपका जो गलत कथन है वो हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अभी बताइए, जो वर्तमान संविधान है उसमें अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है ना। केंद्र और राज्यों के मध्य हम जो शक्तियों का विभाजन पढ़ते हैं उसमें जो अवशिष्ट शक्तियां है वो केंद्र सरकार को है। अवशिष्ट शक्तियां उसको बोलते हैं जो ना ही संघ सूची, ना ही समवर्ती सूची, ना ही राज्य सूची किसी भी में प्रदर्शित ना की गई हो, है ना, या फिर उपदर्शित ना हो, वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है ना। तो वो अभी कहाँ पे है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन उस समय जो 1935 का एक्ट आया था उसमें अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? तो ये थी आपकी गवर्नर जनरल के पास थी। ये दोनों में बहुत अंतर है ना, आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा हुआ है इसको, गवर्नर जनरल के पास थी। उसके बाद आते हैं नीचे,
निम्न में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? अब प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। ठीक है, इसमें हुआ था, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में 2 सदस्य की मृत्यु हो गई, या फिर नहीं, 1 सदस्य की मृत्यु हुई और 1 सदस्य बाहर चले गए, तो 2 और नवीन सदस्य जोड़े गए, तभी से वो 7 ही हुआ। 2 बाहर गए तो 2 और ला लिया गया, तो ये कुल मिलाकर 7 सदस्य थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो क्या बोला है कि इनमें से कौन सा संविधान सभा की प्रारूपण समिति में नहीं था? तो N.G. अयंगर ये थे, बिल्कुल थे। के मुंशी ये भी थे। मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे। उसके बाद क्या है? B.N. राव, ये क्या था? प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। B.N. राव क्या था? संविधान का संवैधानिक सलाहकार था। तो ये नहीं रहेगा और बाकी जो है वो रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अंतिम क्वेश्चन आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया? स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, तो क्या है इसका आंसर? न्यायपालिका में विधायिका, लेजिस्लेचर के बीच शक्ति का पृथक्करण, इसमें बोला गया था। ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार की अधिकारिता, इसको बोला गया था कि भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां। तो ये वाला तो देखिए, इसका मैं बता दूं, ये भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय की शक्तियां जो हुआ था 1858 के एक्ट से हुआ था, है ना। इसमें सबसे पहली बात भारत सचिव की बात की गई थी, और ये भारत सचिव कौन होता था? तो ब्रिटेन का एक कैबिनेट व्यक्ति होता था जो ब्रिटेन में रहकर काम करता था। तो ये तो पूरी तरह से गलत है। उसके बाद है आपका न्यायपालिका विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, तो इसमें किसी भी प्रकार से यहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और ये जो हुआ था शक्ति का पृथक्करण, ये पहले से हो चुका था, है ना, क्योंकि आपने क्या देखा अभी 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है। कहां पे हो रही है? आपके कलकत्ता में हो रही है। इलिजा इम्पे उसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखिए, दूसरा जो आता है केंद्रीय एवं प्रांतीय शक्तियों की अधिकारिता के बारे में बोला गया है। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो आपका संघ सूची, समवर्ती सूची, वो तो 1935 के एक्ट में आया था, लेकिन उसके कुछ लक्षण कहां पे दिखाई दिए थे? आपके 1919 एक्ट में दिए थे, जिसको आरक्षित और हस्तांतरणीय विषय के रूप में बांटा गया था। हस्तांतरणीय विषय के रूप में बांटा गया था। तो ये आपका आंसर होगा बी हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल जब हम आएंगे तो इसके आगे की और जो रहेगा संविधान का दर्शन, संविधान की प्रस्तावना और कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में हम आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।